हेलो दोस्तों, मैं हूं नारायण और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांड पोजीशनिंग के बारे में। दोस्तों, हमारे जितने भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनते हैं ना, वो सब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग के बेस पर ही बनते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम एक ब्रॉड मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हम टारगेट कर सकते हैं, जिसको कि हम अच्छे से सर्व कर सकते हैं। तो किसी भी मार्केट को टारगेट करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें हमारा जो ब्रांड है ना उसको वहाँ पर पोजीशनिंग करना होगा, ताकि उस मार्केट में जो भी हमारे कस्टमर्स है वो हमारे ब्रांड की जो ऑफरिंग्स है, हमारी जो इमेज है उसको रिकॉग्नाइज कर सके। तो ब्रांड पोजीशनिंग मतलब हम हमारी इमेज को, हमारी जो भी ऑफरिंग्स है उसको इस तरह से डिज़ाइन करेंगे जैसे कि हमारे जो टारगेट मार्केट में जो भी हमारे ऑडियंस है उनके दिमाग में हमारे ब्रांड के लिए एक अच्छी इमेज बना सके, एक स्पेशल जगह बना सके, जिससे कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो किस तरह से हम लोगों की जो माइंड है वहाँ पर एक स्पेशल जगह बना सकते हैं? जब हम हमारे कॉम्पिटिटर से कुछ डिफरेंट कर रहे होंगे, हम लोगों की उस नीड को सेटिस्फाई कर रहे होंगे जो कि मार्केट में और कोई नहीं करता, तब जाके हम लोगों के माइंड में एक अच्छी इमेज बना सकते हैं, एक स्पेशल जगह बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप BMW सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? ये बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ये बहुत महंगे बिकते हैं, क्योंकि BMW ने अपने आप को इस तरह से पोजीशनिंग किया हुआ है। वो परफॉर्मेंस एंड लग्जरी के ऊपर अपने आप को पोजीशन करता है। और जब आप टाटा नानो की नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? ये वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट कार है। तो ये जो दो कंपनी है ना, एक ही मार्केट में है बट अलग अलग सेगमेंट्स को ये टारगेट किए हुए हैं, अलग अलग सेगमेंट्स को ये सर्व करते हैं। और वो जो डिफ्रेंशिएशन है ना, वो हमें अपने हिसाब से क्रिएट नहीं करना है, वो हमें लोगों की नीड को समझ करके उसके हिसाब से क्रिएट करना है। और लोगों की नीड ना एक प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर हो सकता है या फिर कुछ साइकोलॉजिकल नीड भी हो सकता है। अगर हम इनको अच्छे से स्टडी ना करें, इनको अच्छे से ना समझ के डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर देते हैं, अपने ब्रांड को पोजीशनिंग करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो फेल भी हो सकता है। जैसे टाटा नानो फेल हुआ था। टाटा नानो की प्राइसिंग तो अच्छी थी ही, बट उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और लोगों को नीड भी था एक सस्ती कार का। बट क्यों वो फेल हुआ? वो अपनी ख़राब पोजीशनिंग के वजह से ही फेल हुआ। वो लोगों के माइंड में अपनी एक अच्छी इमेज बना नहीं पाया। इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे लोग ना अपना स्टेटस शो करना चाहते हैं, वो अपने जो पड़ोसी है उनको जलाना चाहते हैं। और ऐसे में टाटा नानो ना अपनी ओनर को वो सोसाइटी में वो रेस्पेक्ट नहीं दे पाया, वो अपनी एक अच्छी इमेज बना नहीं पाया, इसी वजह से फेल हुआ था। तो हमें हमारा जो डिफ्रेंशिएशन है ना, वो लोगों के नीड को अच्छे से समझ करके बनाना चाहिए, लोगों को अच्छे से स्टडी करके बनाना चाहिए। तो एक इफेक्टिव ब्रांड पोजीशनिंग डेवलप करने के लिए हमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें हम जो टारगेट मार्केट है और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उसे आइडेंटिफाई करके उन्हें डीपली स्टडी करना होगा। देन उसके बेस पर ना हमारे और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उनके अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, उसे भी आइडेंटिफाई करना होगा। देन हमें एक ब्रांड मंत्रा क्रिएट करना होगा जो कि हमें गाइड करेगा हमारी ब्रांड पोजीशनिंग में। तो चलिए इसे और डिटेल में देखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसे आइडेंटिफाई करने के बाद उसे हम अच्छे से स्टडी करेंगे, उनके नीड्स क्या है, उनके वांट्स क्या है, इन सब को ना बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उन्हें फाइंड आउट करेंगे। तो कौन है हमारे कॉम्पिटिटर्स? जो कि सेम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। हम जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं वो भी उसी प्रोडक्ट में डील करते हैं, उसे कहेंगे हमारा जो कॉम्पिटिटर। और हाँ, जो सेम प्रोडक्ट में डील कर रहा है वही सिर्फ हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। जो कंपनीज ना हम जिस कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो भी उसी नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सेम हो सकता है या फिर कोई डिफरेंट वे हो सकता है, तो उसे हम हमारा जो कॉम्पिटिटर मानेंगे। तो कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उन्हें भी डीपली स्टडी करेंगे। हम उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उनका गोल क्या है, उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो जब हमें उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का मालूम पड़ जाता है तो हम उसे ना अटैक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 कॉम्पिटिटर्स है, A, B एंड C। तो पहला आ जाता है A। क्या करता है, कस्टमर अवेलेबिलिटी उसका एक्सीलेंट है, प्रोडक्ट क्वालिटी उसका एक्सीलेंट है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी थोड़ा पुअर है, और उसकी जो टेक्निकल असिस्टेंट है ना वो भी पुअर है, उसकी जो सेलिंग स्टाफ है वो गुड है। अगर हम कॉम्पिटिटर B को देखें तो उसकी जो कस्टमर अवेयरनेस है वो गुड है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी गुड है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी भी एक्सीलेंट है, और उसकी जो टेक्निकल असिस्टेंट गुड है, और सेलिंग स्टाफ भी बहुत एक्सीलेंट है। बट अगर हम कॉम्पिटिटर C को देखें तो इसकी जो कस्टमर अवेयरनेस है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो फेयर है,
उसकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी भी पुअर है, उसकी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी थोड़ा गुड है, उसकी जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो भी फेयर है, उसकी जो सेलिंग स्टाफ है वो भी फेयर है। तो यहाँ पर ना अगर हम चाहें तो कॉम्पिटिटर ए को प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड टेक्निकल असिस्टेंट के ऊपर अटैक कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर हम जो ब्रांड है उसे पोजीशन कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटर सी को लगभग हर किसी के ऊपर हम टारगेट कर सकते हैं, बट कॉम्पिटिटर बी को हम ना अटैक नहीं कर सकते क्योंकि ये हर एक फील्ड में अच्छा है। तो इस तरह से अगर हम उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जान लेते हैं तो उन्हें हम अटैक कर सकते हैं। तो इन सबको आइडेंटिफाई करके डीपली स्टडी करने के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड पॉइंट ऑफ पैरिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब ऐसी क्या बेनिफिट्स है जो कि हम हमारे कस्टमर्स को दे सकते हैं, जो कि उन्हें बाहर और कोई कॉम्पिटिटर के पास नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हम ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के जो एसोसिएशंस है, इस तरह के जो बेनिफिट्स है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे लुइस वेतन क्या कहता है, वो मोस्ट स्टाइलिश हैंडबैग्स डिज़ाइन करते हैं। तो जिसे मोस्ट स्टाइलिश हैंडबैग्स चाहिए होगा वो कहाँ जाएगा, लुइस वेतन के पास जाएगा, क्योंकि और कोई कंपनी उसे इतनी स्टाइलिश प्रोडक्ट नहीं दे सकती। हाँ, चाहे तो दे सकती है, बट ये जो लुइस वेतन है, ये लोगों के माइंड में इस तरह से पोजीशनिंग अपना किया हुआ है कि वो ही ये दे सकती है और कोई अच्छी स्टाइलिश बैग नहीं दे सकती। और ये जो डिफरेंट बेनिफिट ना एक हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि एप्पल, उसका क्या है बेनिफिट्स, डिज़ाइन, ईज ऑफ यूज़ एंड इररिलेवेंट एटीट्यूड। तो इन सब बेनिफिट्स के ऊपर वो काम करता है। और एक ब्रांड को ना अच्छे से पोजीशनिंग करने के लिए पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस चाहिए ही चाहिए, उसके बिना हम उसे अच्छे से पोजीशनिंग नहीं कर सकते। और हम जो भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बनाते हैं ना, वो ये 3 क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। हम ऐसे ही कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस नहीं बना सकते, जिसमें से पहले आ जाता है डिज़ायरेबल टू कंज्यूमर्स। मतलब हम जो भी बेनिफिट्स हमारे प्रोडक्ट में ऐड कर रहे हैं वो हमारे कंज्यूमर को डिज़ायर हो और वो पर्सनली रिलेवेंट हो उनके लिए। मतलब वो जो बेनिफिट है वो हमारे प्रोडक्ट से वो चाहते हो और हमें उन्हें एक रीज़न देना होगा कि क्यों हम आपकी जो डिज़ायर्ड बेनिफिट है वो हम दे सकते हैं। जैसे कि माउंटेन ड्यू क्या कहता है, माउंटेन ड्यू कहता है कि हमारा जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो अलग सॉफ्ट ड्रिंक से ना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो उसको वो प्रूव भी करना चाहिए, मतलब क्यों वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है ये उसे दिखाना होगा। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कैफीन होता है तो इसलिए वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हमें उन्हें बिलीव करने के लिए एक रीज़न भी देना होगा। एंड नेक्स्ट है डिलीवरेबिलिटी बाय द कंपनी। मतलब हमारी जो कंपनी है उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम जो भी हमारे जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बना रहे हैं उसे हम इजीली एंड प्रॉफिटेबली हमारे जो कंज्यूमर्स है उनके माइंड में पोजीशनिंग कर सके। जो हम बोल रहे हैं, जो हम डिफरेंट बेनिफिट दिखा रहे हैं, क्या हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है वो उन्हें प्रोवाइड कर रहा है, हमारे जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स है वो उन्हें कन्विंस कर पा रहा है। तो हमारा जो POD है ना, इसके ऊपर भी बेस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिफरेंटिंग फ्रॉम कॉम्पिटिटर। मतलब हम जो भी हमारे जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बना रहे होंगे ना, वो हमारे कॉम्पिटिटर से बहुत डिफरेंट हो, वो सिर्फ हमारे पास ही मिले और कोई उसे मैच ना कर पाए, और हमारे जो कंज्यूमर्स है वो इसी वजह से हमारे पास आए। पॉइंट ऑफ डिफरेंस आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग पॉइंट ऑफ पैरिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। पॉइंट ऑफ पैरिटी मतलब क्या क्या सिमिलरिटी है हमारे और हमारे कॉम्पिटिटर्स के बीच में। हमें हमारे कंज्यूमर्स को बताना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रांड है ना, ये हमारे कॉम्पिटिटर के तरह ही है, मतलब ये इसी कैटेगरी में सर्व करती है। और पॉइंट ऑफ पैरिटी ना 3 तरह की होती है। पहले आता है कैटेगरी पॉइंट ऑफ पैरिटी। तो क्या होता है, हमारे जो कंज्यूमर्स ना एक कैटेगरी में कुछ बेनिफिट्स को बहुत ही एसेंशियल मानते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट में ये चीज़ तो होना ही चाहिए। जैसे कि कोई ट्रैवल एजेंसी है, वो जब तक आपको ट्रैवलिंग टिकट्स बुकिंग नहीं करके देती या फिर होटल रूम रिजर्वेशन करके नहीं देती, डिफरेंट पैकेजेस के बारे में नहीं बताती या फिर पेमेंट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शन आपको ऑफर नहीं करती, तब तक आप उसको एक ट्रू ट्रैवल एजेंट नहीं मानेंगे। तो इसी तरह ना एक कैटेगरी में कुछ चीज़ें जो होती है, कुछ बेनिफिट्स जो होती है वो बहुत ही एसेंशियल होती है। तो उस बेनिफिट्स को हमें आइडेंटिफाई करके हमारा जो ब्रांड है उसके साथ एसोसिएट करना होगा। नेक्स्ट आता है को-रिलेशनल पॉइंट ऑफ पैरिटी। तो जब हम हमारे ब्रांड के साथ कोई पॉजिटिव एसोसिएशन जोड़ते हैं तो उसके साथ साथ ना ऑटोमेटिकली नेगेटिव एसोसिएशन भी जुड़ जाते हैं। जैसे कि आप एक प्रोडक्ट बेचते हो जो कि इनएक्सपेंसिव है और आप अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट भी दे रहे हो, बट कंज्यूमर्स क्या सोचेंगे, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इनएक्सपेंसिव है, चीप है, तो इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं होगा या फिर बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर आप हाई क्वालिटी का भी प्रोडक्ट दे दोगे ना तो उन्हें हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं लगेगा।
तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो सब एसोसिएशन आइडेंटिफाई करना होगा उसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। द नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंस POP। अगर हम इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट में डील करते हैं और हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में डील करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे कंज्यूमर्स को लगेगा कि ये हमारा जो इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो लो क्वालिटी का है, उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या करना होगा, हमें डिफरेंट बेनिफिट्स को हमारे ब्रांड में एसोसिएट करना होगा। हमें दिखाना होगा कि हमारा भी प्रोडक्ट अच्छा है। हाँ, हम ये नहीं दिखाएंगे पूरा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, कम दाम में आपको पूरा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, ये हम नहीं दिखाएंगे। बट हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो ठीक ठाक क्वालिटी के है, ये हम दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर एक लाइट बियर है और एक स्ट्रॉन्ग बियर है, तो ये जो लाइट बियर है ना, अपने जो टेस्ट है वो पूरी तरह से अपने जो स्ट्रॉन्ग बियर है उसकी तरह नहीं बनाएगा। बट अगर उसको इसके साथ कंपटीशन करना है तो अपने जो टेस्ट है ना उसको उसकी टेस्ट के बराबर थोड़ा तो लाना पड़ेगा। और नेक्स्ट आता है ब्रांड मंत्रा। ब्रांड मंत्रा मतलब ये 3 to 5 वर्ड्स का एक मंत्रा होता है जो कि क्लोजली रिलेटेड होता है हमारी ब्रांड की कोर प्रॉमिस पर, हमारी ब्रांड की एसेंस पर। मतलब क्यों हम एक बिजनेस को कर रहे हैं, हम हमारे जो कस्टमर्स को क्या देना चाहते हैं, उससे ये रिलेटेड होता है। तो बेसिकली है ना, हमारा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है उसे हाईलाइट करता है। जैसे कि डिज्नी का ब्रांड मंत्रा है फन फैमिली एंटरटेनमेंट। तो इनकी जो ब्रांड मंत्रा है ना, यहाँ पर ही उनकी जो ब्रांड की जो एसेंस है वो दिखाई दे रहा है। ये क्या करता है, ये फैमिली को एंटरटेनमेंट देते हैं। तो बेसिकली ब्रांड मंत्रा का ये पर्पज़ है कि ये हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, हमारे जो एक्सटर्नल मार्केटिंग पार्टनर्स है, उन्हें हमारे ब्रांड की कोर प्रॉमिस के बारे में समझा सके, उन्हें गाइड कर सके अपनी काम को ठीक से करने में। ब्रांड मंत्रा ना हमें किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, किस तरह का एडवर्टाइजमेंट हमें बनाना है, इन सभी का गाइडेंस देता है। जैसे कि डिज्नी की ब्रांड मंत्रा है फन फैमिली एंड एंटरटेनमेंट, मतलब ये फैमिली को एंटरटेन करते हैं और उसके बाहर अगर उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो शायद वो वहाँ पर ना जाए, अगर जाए तो वो उसका एक अलग ब्रांड बनाए, इस ब्रांड के अंदर ना डाले। तो इस तरह से ना ब्रांड मंत्रा हमें कुछ भी डिसीजन लेने में गाइड करता है। यानी जो ब्रांड मंत्रा एंड स्लोगन में ना कंफ्यूज मत हो जाना। ब्रांड मंत्रा जो होता है ना वो इंटरनल पर्पज़ के लिए होता है और जो स्लोगन है ना वो एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए होता है। मतलब ब्रांड मंत्रा ना अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको मोटिवेट करने के लिए होता है और जो स्लोगन्स होता है वो हमारे जो कंज्यूमर्स है उन्हें मोटिवेट करने के लिए होता है। जैसे कि नाइकी का ब्रांड मंत्रा है ऑथेंटिक एथलेटिक परफॉर्मेंस, उसकी जो स्लोगन है ना जस्ट डू इट। तो इन दोनों में हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसीलिए एक ब्रांड मंत्रा एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक अच्छी ब्रांड मंत्रा बनाने के लिए ना हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहले तो हमारा जो ब्रांड मंत्रा है ना वो हमारी जो यूनिकनेस है उसे क्लेरिफाई करता हो, मतलब हमारे ब्रांड में क्या यूनिक है वो दर्शाता हो और वो हमारा जो कैटेगरी है उसे भी डिफाइन करता हो। और एक ब्रांड मंत्रा ना मेमोरेबल होना चाहिए, मतलब वो शॉर्ट एंड एक मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ उसे सुने उसे फट से वो याद हो जाए एंड वो हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें इंस्पायर कर सके, वो उनसे बहुत ही रिलीवेंट होना चाहिए। तो इस तरह से हम एक अच्छी ब्रांड मंत्रा क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद, मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पॉइंट ऑफ पैरिटी, ब्रांड मंत्रा, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद इन सभी को हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं ना उन्हें बताना चाहिए, ताकि वो इसके अकॉर्डिंग अपने जो एक्शन है उसे एडजस्ट कर सके, मतलब वो इसके अकॉर्डिंग काम कर सके। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए ना हम लोग ब्रांड पोजिशनिंग बुल्स आई का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है स्टारबक्स का ब्रांड पोजिशनिंग बुल्स आई। यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हो उनकी जो टारगेट कस्टमर है जो कि है कॉफ़ी ड्रिंकर्स, और इनसाइड क्या है, लोग ना अनसेटिस्फाइड है कॉफ़ी से और वो जो कॉफ़ी की जो एक्सपीरियंस है, कॉफ़ी पीने की जो एक्सपीरियंस है। देन नीचे उनका जो नीड क्या है, वांट क्या है वो लिखा हुआ है। नीड क्या है, वो एक अच्छी एक्सपीरियंस चाहते हैं, अच्छी कॉफ़ी चाहते हैं। देन उसका कॉम्पिटिटर्स लिखा हुआ है। देन ये हमारा जो पहला जो राउंड है, पहला जो सर्कल है, वहाँ पर है ब्रांड मंत्रा। तो स्टारबक्स का ब्रांड मंत्रा क्या है, रिच रिवॉर्डिंग कॉफ़ी एक्सपीरियंस। तो उसके बाद इनका जो सेकेंड राउंड है वहाँ पर है POD एंड POP, मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड पॉइंट ऑफ पैरिटी। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे हैं, जिसमें से हाई क्वालिटी कॉफ़ी, रिच सेंसरी कस्टमर एक्सपीरियंस, ये सब यहाँ पर है। देन ऊपर पॉइंट ऑफ पैरिटी पर आप देख सकते हो रेस्पॉन्सिबल एंड फेयरली प्राइस्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो फेयरली प्राइस लिखा हुआ है। क्यों फेयरली प्राइस लिखा हुआ है, क्योंकि स्टारबक्स की जो कॉफ़ी होती है ना वो हाई क्वालिटी की होती है और वो बहुत ही महंगी बिकती है।
तो लोगों को ये बहुत ही महंगा ना लगे, तो इसलिए ये क्या किया, ये फेयरली प्राइस यहाँ पर अपनी जो पोजीशनिंग है एज ए पॉइंट ऑफ पैरिटी वो यहाँ पर बना रहे हो। देन हमारा जो नेक्स्ट सर्किल है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रीजन्स टू बिलीव। हमने पहले देखा था कि हमें एक रीज़न देना पड़ेगा हमारे कंज्यूमर्स को बिलीव करने के लिए। तो यहाँ पर हाई क्वालिटी का रीज़न क्या है, यहाँ पर ये लोग लिखे ट्रिपल फिल्टर वाटर। हाई क्वालिटी वाटर, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मीन्स हाई क्वालिटी कॉफ़ी। एंड यहाँ पर हमारा जो लास्ट सर्कल है यहाँ पर कुछ यूजफुल ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जैसे कि पर्सनालिटी, कैरेक्टर, ये सब क्या करेंगे, वो ये उन्हें गाइड करेंगे कि कैसे अपने जो कस्टमर है उन्हें बिहेवियर देना है। एंड नीचे कुछ और ब्रांडिंग एलिमेंट्स है, जैसे कि कलर, उसका लोगो हो गया, ये सब। तो इस तरह से अगर स्टारबक्स अपना काम कर पाता है तो वो लोगों को एक अच्छी कॉफ़ी एक्सपीरियंस दे सकती है। तो इस तरह से दोस्तों हम एक ब्रांड को पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो पहले क्या करना होगा, पहले हमें हमारा जो टारगेट मार्केट है एंड कॉम्पिटिटर्स है उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा और उन्हें अच्छे से स्टडी करना होगा। स्टडी करने के बाद उसके बेस पर हम क्या करेंगे, क्या क्या सिमिलरिटीज़, क्या क्या डिफरेंसेस है हमारे और हमारे कॉम्पिटिटर के बीच में, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। देन उसके बाद एक ब्रांड मंत्रा बनाएंगे जो कि समराइज़ कर देगा इन सभी को, जो कि गाइड करेंगे हमें पोजीशनिंग की तरफ एक्शन लेने में। और इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होंगे उनको बताएंगे और उसके हिसाब से हम हमारे जो प्रोडक्ट्स है, सर्विस है, उसे डिज़ाइन करेंगे। हम जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स है उसे डिज़ाइन करेंगे और हमारा एक अच्छी पोजीशनिंग, एक अच्छी इमेज लोगों के माइंड में बनाएंगे। तो हमने अभी जिस स्ट्रैटेजी को देखा ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे है, मतलब बहुत डीपली हमें इसे एनालिसिस करके हम एक ब्रांड को पोजीशन कर सकते हैं। और भी कई तरह के स्ट्रैटेजीज है जो कि लेस स्ट्रक्चर्ड है, जैसे कि ब्रांड नैरेटिव, स्टोरी टेलिंग या फिर कल्चरल ब्रांडिंग। इन सब के जरिए भी हम एक ब्रांड को पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बड़ा सोचते रहिए और सही डायरेक्शन में काम करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।